नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। एसएससी एग्जाम की नई डेट आ गई है। फिर से आप लोगों को उम्मीद है पूरी डेट पता चल गई होंगी जिसका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम जाएगा। हम यहाँ पर वन लाइनर पढ़ेंगे हिस्ट्री के लिए। जो हमारा जीएस जीके का टॉपिक आता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पर पूरा मैराथन पढ़ेंगे, यानी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे सिंधु से लगा के भारत की आज़ादी तक और हमारा संविधान लागू होने तक। जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पूरा मैराथन देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने लास्ट ईयर जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते थे उनको भी समाहित किया है। जो संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको भी हमने लिया है। सब वन लाइनर पे रहेगा, बस आपको पढ़ते जाना है। एमसीक्यू जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, पहले आपको 4 ऑप्शन बताए जाते हैं, फिर एक सही बताया जाता है। इस प्रकार समय आपका ज़्यादा जाता है। वन लाइनर में आपका फायदा ये रहता है कि कम समय में आप आसानी से वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। यदि आप 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टॉपिक से हमने प्रश्न उठाए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सिंधु है, वैदिक काल है, फिर ऐसे जब हम मध्य में जाएंगे तो सल्तनत है, उनको भी पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम आधुनिक भारत में आएंगे तो वहाँ भी जो जो जरूरी प्रश्न बन सकते हैं सारे पढ़ेंगे। क्लास कितनी देर चलेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि हम आपको पूरा हिस्ट्री का जो टॉपिक रहता है उसको सिखा देंगे। इसके बाद हम वन लाइनर की भूगोल भी लाएंगे एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, और जो ज़रूरी सब्जेक्ट हैं वो सब लाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समय से मिलती रहें। शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर पढ़ेंगे, जहां जरूरी होगा उसके बारे में समझाना वहां हम चीजें समझाते भी चलेंगे। पहले हम उठाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हमने सारे वो प्रश्न कवर किए हैं जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं। इसमें हमने सारे वो प्रश्न कवर किए हैं जो संभावित प्रश्न वहां उस टॉपिक से बन सकते हैं। यानी ये मानो आपके अगर 6-7 प्रश्न इतिहास से आते हैं तो आपके सारे सही होने के चांस रहेंगे। बस आप आसानी से इसको आराम से बैठ के सुनते जाओ, देखते जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। इसी में हमें स्नानागार मिला था। स्नानागार हमें इसी में मिला था, विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? यह लोथल था। यहाँ से हमारे व्यापारिक जो काम होते थे वो होते थे और यह प्राकृतिक बंदरगाह में माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया है, रेलवे वगैरह में पूछा गया है। तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, न लोहे की कोई खास चीजें मिली हुई हैं। पशुपति महादेव की मोहर किस सभ्यता से मिली? हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो का कौन सा प्रसिद्ध अवशेष मिला है? नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति। कौन सा प्रसिद्ध अवशेष मिला है? नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति मिली है। लोथल किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात का बंदरगाह है। पूछा जा सकता है ना, लोथल क्या था? तो यह बंदरगाह था। हड़प्पावासी किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रलिपि। ये अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आपने यदि बुक वगैरह देखी होगी तो उसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चित्र बने होते थे, पता नहीं वो क्या लिखते थे, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये चित्रलिपि इनकी मशहूर थी। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा से प्राप्त अनाज भंडार किस स्थान पर मिला है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या हो गया? एक तो स्नानागार हो गया बड़ा, और अनाज भंडार भी यहाँ से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। ये प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमसे कई बार पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी फसलें प्रमुखतः पाई जाती थी। इसके बाद आते हैं वैदिक काल में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। यह भी कई बार पूछा गया है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह वेदांत हैं।
हम आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको लिख भी देंगे। पुरुष सूक्त किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये यूपीएससी में भी पूछा गया, पीपीएससी में पूछा गया था। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। सामवेद का संबंध किससे है? यह संगीत और मंत्रोच्चार से है। यह प्रश्न आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 4 वेद इधर दे देगा और इधर आपके जिसका जिससे संबंध है वो दे देगा, फिर कहेगा आप मिलाइए। इसलिए हमें चारों के बारे में पता होना आवश्यक है। सामवेद में क्या बताया गया है? संगीत और मंत्रोच्चार। और अथर्ववेद में जादू, टोना और औषधियां बताई गई हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि और पशुपालन। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। सूक्त भी कई बार पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? यह संस्कृत भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की? बोधगया में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? त्रिपिटक में। ये बहुत बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में। अशोक किस धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध बने? तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, तब यह बौद्ध धर्म इन्होंने खुद अपना लिया था। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? अति भोग और अति त्याग से दूर रहना। अति की दूरी ये हमेशा बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ ही दें या आप सब कुछ भोगने लगें। बौद्ध धर्म के प्रतीक चक्र का नाम क्या है? यह धर्म चक्र है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार में। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी में। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? आगम। यह भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? श्रावक। और जैन धर्म का मूल उपदेश क्या था? अहिंसा। प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से? पार्श्वनाथ जी थे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या होता है? स्वस्तिक बना होता है। मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। इन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम ये पूछा जाता है। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में ये पाए जाते हैं। अशोक ने किस उपनाम का प्रयोग किया? देवानाम प्रिय। इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किस वर्ष आरंभ किया? 321 ईसा पूर्व में। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। यह यूपीएससी में पूछा गया था। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक कहाँ पाए गए? ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अशोक स्तंभ की राजधानी कहाँ है? सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ स्तंभ यानी अशोक स्तंभ, उसी को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? श्रवणबेलगोला में। कौटिल्य चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र।
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो यह तृतीय बौद्ध संगीत थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगिलपुत्र तिस्स ने। एक बार पूछा गया है ये आपके एसएससी में ही। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। अब आता है गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि का प्रयोग किया? महाराजाधिराज। देखिए उपाधियां कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? ये भारत के नेपोलियन थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? विक्रमादित्य। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। दशक माधव और आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उसका कारण ये है कि जब गुप्त काल चल रहा था तो उस समय सारे तरीके से, चाहे कला के क्षेत्र में ले लो, साहित्य में ले लो, व्यापार में ले लो, और बहुत यानी हर तरीके से कुछ न कुछ सुधार चल रहे थे। बढ़िया शासन चल रहा था, जैसा पहले नहीं चला था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ? 606 में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नौज। हर्षवर्धन का दूत चीन में कौन गया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृतियां कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन का राज्य किस नदी तक फैला था? नर्मदा नदी तक। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस ग्रंथ में किया? सीयू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। हर्षवर्धन की सभा कहाँ लगती थी? प्रयागराज में। हर्ष के दरबार का कवि कौन था? बाणभट्ट। प्राचीन भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया? धर्मपाल के द्वारा। ये पाल वंश के शासक थे। बाणभट्ट की प्रमुख कृति कौन थी? हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आर्यभट्टीय। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश मेघदूतम। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? शल्य चिकित्सा। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। अलेक्जेंडर सिकंदर भारत में कब आया? 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर का युद्ध किस भारतीय राजा से हुआ? पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस। पाणिनि किस विषय के ज्ञाता थे? व्याकरण के। कौन सी व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी। पतंजलि किस विषय के विद्वान थे? योग और व्याकरण के। पतंजलि की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? योग सूत्र। बराहमिहिर किस ग्रंथ के लेखक थे? बृहत संहिता के। कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख क्या कहलाता है? उपाध्याय। ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म में जो संघ का प्रमुख होगा वह उपाध्याय कहलाता है। इस तरीके से आपके लगभग 100 प्रश्न पूरे होते हैं। आप एक चीज देखो, 15 मिनट में आपने 100 प्रश्न पढ़ लिए। यही एमसीक्यू में जब हम कराते तो मान लो कम से कम इसमें 30 मिनट या 35 मिनट लग जाते, यानी आपका समय बच रहा है। आराम से हम पढ़ते चल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वन लाइनर सब विषय का ला देंगे। आपको बहुत आसानी होगी, आपका पेपर चाहे जिस शिफ्ट में पढ़े। अब आते हैं हम दिल्ली सल्तनत पर।
हमने देखो वहाँ का सारा पढ़ लिया, उसमें हमने जो सिकंदर का टॉपिक था, बहुत कम लोग उसको पढ़ाते हैं, हमने वो भी पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बख्श या दानवीर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। शुरू करने वाला नहीं पूछा जाता है, ये पूरा करने वाला पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने किसे तुर्क ए चहलगानी चालीसा बनाया था? ये तुर्क अमीरों की परिषद। देखिए इसमें 40 सरदार होते थे, इसीलिए इसको हम चालीसा दल बोलते थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये ध्यान रखनी है आपको। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन मंगोल आक्रमणकारी भारत आए? ये कौन थे? चगताई मंगोल आए थे। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक कफूर। तुगलक वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? टोकन मुद्रा और राजधानी परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2-3 बार कई सवालों में कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर लगाया था? ये 4 कर थे, खराज, खिलाज, जजिया और उसर। फिर से समझो, खराज, खिलाज, जजिया और उसर। ये पूछा कैसे गया था? इसमें एक अलग नाम कुछ दे दिया गया था, टसर या करके कुछ नाम था, और पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा कर नहीं लगा था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में पराजित हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है ये? 1526 में। ये आपसे साल भी पूछ लिया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसकी विजय से समाप्त हुआ? बाबर की विजय हुई है इसमें। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? पागल सुल्तान। ये कई बार ये उल्टा भी पूछ लिया गया, पागल सुल्तान किस शासक को कहते थे? किस शासक को कहते थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? ये दक्षिण भारत से होता है। रामानुजाचार्य किसके उपासक थे? ये विष्णु जी के थे। कबीर किस धर्म के अनुयायी थे? निर्गुण भक्ति। दोहा किस संत की काव्य शैली है? कबीर। कबीरदास जी के दोहे होते हैं ना, तो दोहा उन्हीं की शैली है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1669 में। गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी, ननकाना साहब, पाकिस्तान में। सूफी मत किस धर्म से प्रभावित था? इस्लाम और वेदांत से। चिश्ती सिलसिला किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। संत कबीर ने अपना गुरु किसे माना? तो ये रामानंद जी को माना था। अब आते हैं मुगल पे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो यह था खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं की मृत्यु किससे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने से। ये प्रश्न भी उल्टा पूछ लिया जाता है कि सुल्तान की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरवंश से। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध सड़क नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड, ये नाम था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर ने किस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में।
अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? ये 9 थे। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तानसेन। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक-ए जहांगीरी। शाहजहां ने सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी बनवाई? ताजमहल। कहाँ है? आगरा में। औरंगजेब किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? कट्टर धार्मिक नीति। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। बाबर किस धर्म से संबंधित था? तैमूर और चंगेज खान की वंशावली का था। हुमायूं को शरण किसने दी थी? शाह तहमास ने ईरान का यह शासक था। अकबर ने किस वर्ष गद्दी संभाली? 1556 में। अकबर ने कौन सी भाषा को राजभाषा बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फारसी को बनाया था। अकबर के शासनकाल का राजस्व सुधारक कौन था? टोडरमल। आशा है आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे। यदि समझ आ रहे हैं, आराम से आप सीख पा रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और भी सब्जेक्ट ऐसे ही आपके क्लियर हो जाएं। अकबर ने कहाँ इबादत खाना की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। अकबर की सबसे प्रसिद्ध फतेह किस युद्ध में हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन था? चेतक। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहर उन निसा। जहांगीर के दरबार में आए अंग्रेज दूत का नाम क्या था? सर थॉमस रो। शाहजहां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? शाहजहानाबाद, दिल्ली। लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। कई बार इमारतें पूछ ली जाती हैं। औरंगजेब ने किस पर जजिया कर लगाया? हिंदुओं पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, औरंगजेब से संबंधित प्रश्न है। औरंगजेब के समय शिवाजी ने कौन सा किला जीता था? तोरड़ा। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य किस स्थिति में आ गया? यह पतन की ओर लगभग पहुंच चुका था। आपको पता है, औरंगजेब ने भी एक मकबरा बनवाया था, मतलब ताजमहल जैसा बनवाने की उसकी इच्छा थी। उसको बीबी का मकबरा कहा जाता है, और कुछ इतिहासकार उसको मतलब भद्दी इमारत भी कहते हैं, ऐसे करके है। तो यह बीबी का मकबरा इसने बनवाया था, बिल्कुल ताजमहल जैसा बनवाने का प्रयास कर रहा था। शाहजहां की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा किला में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1630 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शिवाजी की माताजी कौन थी? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास जी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ में। शिवाजी के प्रशासन की विशेषता क्या थी? प्रधान परिषद थे इनके। शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति से संघर्ष किया? अफजल खान से। ये भी पूछा जाता है। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि, 1665। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सन पूछ लेगा, कई बार संधि का नाम पूछ लेगा। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 में। शिवाजी के बाद मराठों का नेता कौन बना? संभाजी। संभाजी की मृत्यु किसके द्वारा हुई? औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा होती है। मराठा शक्ति का पतन किस युद्ध में हुआ? ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में, यहां से इनका पतन प्रारंभ हो जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की राजधानी कहाँ थी? सतारा में। पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवा बाजीराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी युद्ध नीति और विस्तार के लिए। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई? नर्मदा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में।
छूटेगा कोई पार्ट नहीं, सारे पार्ट से प्रश्न आपको देंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? यह तुलु वंश का था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1347 में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद गवाह। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध 1565 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का यहां से पतन हो जाता है। इस प्रकार हमने 200 प्रश्न पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता है आप अभी थके होगे या आपको लग रहा होगा आप नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, आसानी से ऐसे आपको पूरे प्रश्न पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ा देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे? पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को द गामा वो लोग उसको बोलते हैं। वास्को द गामा भारत कब आया? 1498 में। साल पूछ लेता है। वास्को द गामा भारत में कहाँ पहुंचता है? कालीकट, केरल के तट पर। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? कालीकट में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में पुर्तगालियों ने राजधानी कहाँ बनाई है? गोवा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत से निर्वासित होने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? डच। डचों को सबसे पहले यहां से भगाया गया था। भारत में सबसे पहले फैक्ट्री किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने सूरत में बनाई थी। यह कब बनी थी? 1613 में पहली फैक्ट्री। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में। आप सोचो 1600 में कंपनी बन जाती है, लेकिन भारत में सूरत में 1613 में बनती है। भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक बनता है। भारत में पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध का परिणाम क्या होता है? बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्लासी युद्ध का परिणाम क्या होता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। मतलब ये तीन एक थे और ये अंग्रेज थे इधर। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध का परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों की विजय होती है और बंगाल बिहार की दीवानी शुरू हो जाती है। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को कब मिलती है? 1765 में। किस संधि के द्वारा बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली? यह इलाहाबाद की संधि है, 1765 में होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ये जेम्स हिक्की द्वारा चलाया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट किससे संबंधित था? अंग्रेजों के व्यापार पर एकाधिकार का अंत। 1833 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? विलियम बेंटिक के समय में। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सती प्रथा उन्मूलन में किस समाज सुधारक का योगदान रहा? राजा राममोहन राय जी का। अंग्रेजों ने ठगी प्रथा का उन्मूलन कब किया? विलियम बेंटिक के समय में। अंग्रेजों ने विद्यासागर की मदद से कौन सा समाज सुधार किया? विधवा पुनर्विवाह। प्रेस एक्ट किसके समय लागू होता है? लॉर्ड बेलेजली के समय में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किस पद की स्थापना हुई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की।
पिट्स इंडिया एक्ट किससे संबंधित था? कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। स्थायी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा लागू किया गया? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू होती है? थॉमस मुनरो के समय में। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला रेलवे कब शुरू किया गया? 1853 में। भारत की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां चलती है? बंबई से ठाणे तक चलती है। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब बिछी? 1853 में। भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू होती है? 1854 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1858 में। किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1858 भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति को किसने कहा सिपाही विद्रोह? जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह सिपाही विद्रोह है। 1857 की क्रांति को किसने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो यह सावरकर ने कहा था। यह कथन पूछा जाता है कई बार। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 मेरठ से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? यह नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा? ब्रिटिश इतिहासकार ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। 1857 विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहां वीरगति पाई? ग्वालियर में। विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को समाप्त कर दिया? लैप्स पॉलिसी। इसको कहते थे गोद लेने की जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उसको समाप्त कर दिया। 1857 के बाद भारत की शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन के। 1858 का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है? ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर ब्रिटिश सरकार को देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन कहां होता है? बंबई में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? डफरिन के समय में होती है। ये अभी जो आरओ का आपका पेपर हुआ है इसमें यह सवाल पूछा गया था। कांग्रेस नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? नरमपंथी। नरमपंथी नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुधारों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करना, यानी धीरे धीरे चीजों में सुधार कराते जाओ और अधिकार मिलता जाएगा। उग्रपंथी नेताओं के प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे, बिपिन चंद्र पाल जी थे, लाला लाजपत राय जी थे। तो इन्हीं को कहते थे हम बाल, लाल और पाल। ये तिकड़ी कई बार पूछ ली जाती है कि इसमें कौन कौन नेता शामिल हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी विभाजित हुए थे? यह सूरत में हुआ था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, यानी बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन तब यहां पर था। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नाम नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन बना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। स्वदेशी आंदोलन को किन तीन नेताओं ने आगे बढ़ाया? लाल बाल पाल, अभी जो हमने पढ़ा था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। होता कब है? 1905 में। 1911 तक चलता है। 1911 में
राजधानी कोलकाता से कहाँ की गई? दिल्ली में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में ढाका में। महात्मा गांधी जी पहली बार भारत कब लौटते हैं? 1915 में। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण में, 1917। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। ये भी हमारे लिए पूछा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसानों की कर माफी की मांग से। अहमदाबाद मिल हड़ताल किसके लिए थी? मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए। रॉलेट एक्ट कब पास होता है? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? जनरल डायर ने। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया जाता है? 1922 में। चौरी चौरा जब कांड हो जाता है उसके बाद। चौरी चौरा की घटना कहाँ होती है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? साइमन कमीशन विरोध आंदोलन से। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य क्यों नहीं थे? क्योंकि पूरी समिति अंग्रेजों ने बनाई थी। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान कहाँ था? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया? कांग्रेस ने। तब अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इस प्रकार हमारे 300 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और अभी हमें नहीं लगता आप थके होंगे। थोड़ा और बचा है, कर लेते हैं पूरा, एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को। डेट पूछी जाती है, बिल्कुल याद रखना ये वाली। कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ दोनों? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। कहाँ? दांडी, गुजरात में। दांडी मार्च में कुल कितने लोग गांधी जी के साथ थे? 78 लोग थे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर क्या संदेश दिया? ब्रिटिश कानून अन्यायपूर्ण है। गांधी जी मतलब दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ये पूछा जाता है और हम समझते हैं कि दांडी मार्च तो ऐसे शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में थे पर पूरे देश में अलग अलग नेताओं ने तब इसका नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब निलंबित किया गया? 1931 में, जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद यह निलंबित कर दिया जाता है। समझौता कब होता है? 1931 में। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी किस सम्मेलन में गए? लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन और अन्य घटनाएं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में, लंदन में। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह आंदोलनरत थी, यानी कांग्रेस तब आंदोलनों में व्यस्त थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह फिर से आंदोलन में लग गई थी। 1932 में गांधी जी ने पूना समझौता किसके साथ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ये समझौता हुआ था। पूना समझौता किस मुद्दे से संबंधित था? दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके आधार पर बनाया गया? साइमन कमीशन की सिफारिशों और गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय संरचना का प्रस्ताव। इसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे किसके साथ शामिल कर लिया गया? ब्रिटेन के साथ शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दिया? ब्रिटेन ने बिना परामर्श युद्ध में भारत को शामिल किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय भारत में किस दल ने ब्रिटेन का समर्थन किया? मुस्लिम लीग ने उस समय इनका समर्थन किया था। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड लिनलिथिगो ने दिया। अगस्त प्रस्ताव में क्या वादा किया गया? युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने कैसे देखा? अपर्याप्त और अस्वीकार्य कहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? महात्मा गांधी जी के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिलाओं में प्रमुख नेता कौन थे? अरोड़ा आसिफ अली। ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहाँ कहाँ रहा? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या होता है? व्यापक जन आंदोलन, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए। क्रिप्स मिशन का प्रमुख कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रस्ताव क्या था? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में किसी देश का प्रथम स्वतंत्र सरकार घोषित किया? आजाद हिंद सरकार को 1943 में। आजाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ घोषित की गई? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज ने किस युद्ध में क्षेत्र में ब्रिटिश से संघर्ष किया? इम्फाल और कोहिमा में, 1944 में जो हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के संघर्ष ने अंग्रेजों को क्या समझाया? भारत में शासन जारी रखना अब असंभव हो गया है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान निर्माण की योजना बनाना। कैबिनेट मिशन योजना में भारत को किस रूप में रखने का प्रस्ताव था? संघीय संघ में। कैबिनेट मिशन योजना में कितने समूह बनाए गए? 3 समूह। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इसमें संविधान सभा बनाने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं? तो इन्होंने भाग नहीं लिया था। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन होता है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 2 अक्टूबर, मतलब ये अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। तारीख नहीं पता है, लेकिन अक्टूबर में ये शामिल हुई थी। लीग के मंत्रियों और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच के संबंध कैसे थे? यह बहुत खराब संबंध थे, मतलब उनमें कभी भी टकराव हो सकता था। ब्रिटेन ने भारत के लिए अंतिम वायसराय किसे नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन को।
माउंटबेटन भारत कब आया? 24 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन के अंतिम वायसराय कब बने? ये भारत के 1947 में बनते हैं। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी? भारत का विभाजन, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। भारत का विभाजन किन दो देशों के रूप में होता है? तो ये भारत और पाकिस्तान बनते हैं। भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुए? 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र होता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? आर के शनमुखम चेट्टी। पहला बजट भी इन्होंने पेश किया था, इस वजह से इनको याद रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। विभाजन किस आधार पर किया गया? धार्मिक आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम पर। विभाजन के समय पंजाब और बंगाल का क्या हुआ? दोनों का विभाजन हो गया। आपने देखा होगा कुछ जो पंजाब है हमारा वो भी पाकिस्तान की तरफ है। विभाजन के दौरान कितने लोगों का पलायन हुआ? लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का। विभाजन के समय कितने लोग मारे गए थे? 5 से 10 लाख लोग लगभग मारे गए थे। विभाजन के समय कौन सी सबसे बड़ी समस्या सामने आई? शरणार्थियों के पुनर्वास की। विभाजन के समय कौन सी आयोग ने सीमाएं तय की? ये रेडक्लिफ आयोग था, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। रेडक्लिफ आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर साइरिल रेडक्लिफ। भारत के विभाजन का मुख्य विरोधी नेता कौन था? महात्मा गांधी। विभाजन के समय कौन सा नारा प्रचलित हुआ? जय हिंद का, जो सुभाष चंद्र बोस की सेना का था। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? ये पिंगली बंकैया जी ने किया है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत की पहली आधी रात को गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए वहां पर ही गए थे। इस प्रकार हमने 400 प्रश्न पढ़ लिए हैं और हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, यानी वहां तक का हमने इतिहास पढ़ लिया है। कुछ अब महत्वपूर्ण टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो ही जाए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के अंतर्गत। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रहेगी? 299। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ये जो बैठक है इसकी अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। फिर स्थायी अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की गई थी? 22 समितियां। संविधान सभा ने संविधान पर कार्य कब पूरा किया? 26 नवंबर 1949 को काम पूरा हो गया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। काम कब पूरा हो गया? 1949 में। संविधान सभा में सबसे प्रमुख वक्ता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में किस रूप में इसे अपनाया गया? प्रस्तावना के रूप में। प्रस्तावना पर हमने अलग से एक वीडियो दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक और जानकारी दे दूं, यदि आप निबंध वगैरह मतलब मेंस देते हैं और परीक्षाओं के, तो निबंध वगैरह की तैयारी के लिए सीरीज चलाई जा रही है, उसको भी आप देखा करो।
बहुत अच्छे निबंध पढ़ा रहा हूँ उसमें। संविधान बनाने में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च आया? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान का पितामह कौन था? भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा में किस भाषा में कार्य होता था? हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? सैफुद्दीन किदवई। संविधान सभा में सबसे वृद्ध सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा है? लिखित सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची अब हैं। पॉलिटी पूरा विदौत पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको यहाँ पोर्शन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह हमारे देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद का है। संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? संघात्मक लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति का। संविधान किस देश से संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की मौलिक अधिकार की धारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। संविधान की नीति निर्देशक तत्वों की धारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। संविधान की संसदीय प्रणाली किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक वाला पूछा जाता है ज्यादा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद किसमें बदल जाता है? राष्ट्रपति में। संविधान लागू होने के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनता है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? जस्टिस H.J. कानिया। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। संविधान लागू होने के बाद पहली गणना कब हुई? 1951 में। संविधान लागू होने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। संविधान लागू होने के बाद पहले आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। भारत के पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रहती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 364। भारत के पहले आम चुनाव में चुनाव आयोग के मुखिया कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले आम चुनाव में मतदाता कितने थे? लगभग 17 करोड़। भारत के पहले आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। भारत का पहला गणराज्य दिवस परेड कहाँ हुई थी? इरविन स्टेडियम, दिल्ली में। भारत की पहली गणराज्य दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन से? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। संविधान के लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति ने कौन सा विधेयक साइन किया? हिंदू विवाह अधिनियम। पहला जो विधेयक साइन हुआ था यह हिंदू विवाह अधिनियम था। संविधान लागू होने के बाद पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। संविधान के पहले संशोधन में किस अधिकार को सीमित कर दिया गया? यह था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। संविधान के पहले संशोधन में कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। स्वतंत्र भारत में रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की सहयोगी कौन थे? वीपी मेनन। जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में। हैदराबाद का भारत में विलय किस अभियान से हुआ? ऑपरेशन पोलो। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो पूछा जाता है। कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? 1947 में। भारत में कुल कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया? 562 रियासतों का। त्रावणकोर कोच्चि का विलय किस राज्य में किया गया? केरल में। मैसूर रियासत का एकीकरण कब होता है? 1947 में। भोपाल रियासत का भारत में विलय कब होता है? 1949 में। फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी भारत में कब मिला? 1954 में। विदेशी उपनिवेशों का भारत में विलय कैसे होता है? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश कौन कौन से थे? पांडिचेरी, कराइल, माहे और यनम। ये आपको फिर से ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं।
उपनिवेश कौन से थे? पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। पुर्तगाल उपनिवेश गोवा का भारत में विलय कब होता है? 1961 में। गोवा मुक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? आजाद गोमंतक दल के। गोवा मुक्ति के लिए भारत ने कौन सा सैन्य अभियान चलाया? ऑपरेशन विजय। एक हमने पोलो पढ़ा था, एक हमने विजय पढ़ा है। गोवा भारत का पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। दमन और दीव भारत में कब शामिल होते हैं? 1961 में। दादरा नगर हवेली भारत में कब मिलता है? 1961 में। भारत का पुर्तगाल से राजनयिक संबंध कब टूटता है? 1955 में। फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी भारत में किस संधि द्वारा मिला? 1956 की संधि। औपचारिक रूप से 1962 में मिलता है। गोवा की आज़ादी किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। दूसरी योजना का मॉडल किस पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1961 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग दोनों पर समान ध्यान देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस कारण असफल हुई? चीन युद्ध हो गया 1962 में, पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता का प्रतिशत कितना था? लगभग 11% वृद्धि हुई थी, 2.1 की उम्मीद की गई थी। पंचवर्षीय योजना का संचालन कौन करता था? योजना आयोग। अब इसकी जगह जो है ना नीति आयोग बन गया है। हमने उसके बारे में आपको पढ़ाया भी है, बाकी हम आपको उसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का मूल आधार क्या था? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के संस्थापकों में भारत का नाम किस नेता से जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू से। भारत का पहला युद्ध किस देश से हुआ? 1947-48 में पाकिस्तान से। ये सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मांगते क्या हुई? आज़ाद तो सही 47 में हो नहीं पाए, ये कश्मीर मांगने आए थे शुरुआत में ही, तो इन्हें तो लताड़ दिया गया था, मतलब इनके पास खुद बैठने की व्यवस्था नहीं थी, ये मांगते आ गए कश्मीर मांगने तुरंत ही। तो पहला युद्ध जो हुआ था ना वो इन्हीं के साथ हो गया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखो, बहुत कम जगह ये आपने लिखा देखा होगा। वैसे हम 65 वाला ही मेन मान लेते हैं, जो हमारा 65 में इनके साथ हुआ था। तो ये जाहिल तो हैं ही, अपनी हरकत से बाज कहाँ आते हैं, तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिर मार खाते हैं तो भागते हैं। कश्मीर मुद्दा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब उठाया? 1948 में। जब ये मंगते यहाँ पर लड़ने आ गए ना तो इनको बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया। ये मुझे लगता है अक्टूबर के आसपास में ये युद्ध इनका ये किए थे। अगस्त में हम लोग जीते थे, मतलब हम लोग स्वतंत्र हो गए थे अगस्त में, 15 अगस्त को, और फिर ये शायद अक्टूबर में आ गए थे लड़ने के लिए, चुपके चुपके चोर चोर बन के आए थे ये लोग, तो इनको जो है फिर पीटा गया था। कश्मीर मुद्दा जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब उठाया? 1948 में। भारत चीन युद्ध कब होता है? 1962 में। किस कारण से होता है? सीमा विवाद पर होता है, अक्साई चीन और नेफा। भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन जी थे। भारत चीन युद्ध में भारत की सबसे बड़ी हार कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश, तब नेफा करके था ये। भारत चीन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा था? हिंदी चीनी भाई भाई अब नहीं रहा। पहले ये बोलते थे कि भैया सब भाई भाई हैं, लेकिन जब सीमा विवाद पर युद्ध हुआ उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, तब से इन्हें भी लगा कि हाँ सब भाई भाई नहीं हैं। भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुनाव कब होता है? 1952 में। पहले राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब होता है? 1951-52 में। ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव पूछा जाता है कि पहला वाला कब हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी? 364। ये प्रश्न तो नहीं आएगा लेकिन पूछ भी सकता है। पहले लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष में कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनसंघ करके एक पार्टी थी उस समय। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1952 के आम चुनाव में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, जिसे बाद में 18 वर्ष कर दिया गया है। अभी 18 वर्ष ही चल रही है।
भारतीय गणराज्य का पहला योजना आयोग किसके नेतृत्व में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। यानी जो उस समय प्रधानमंत्री था वो योजना आयोग का अध्यक्ष था, वही स्थिति अब है। जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष है। अब आपको नीति आयोग पढ़ना है। जीएसटी 2.0 यानी अपडेट होके जो रिफॉर्म होके जीएसटी आया है उसका मैंने वीडियो डाल दिया है, जरूर देख लेना आप। उससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। बजट का मैंने वीडियो डाल दिया है, उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। और एक चीज बता दें, कई बार रोगों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी देख लीजिएगा। तो यह इतिहास के जितने महत्वपूर्ण बनते थे प्रश्न हमने आपको पूरे वन लाइनर में सिखा दिए। लगभग 1 घंटे का वीडियो रहेगा और 1 घंटे में आपका पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम भूगोल पर लाएंगे, अर्थशास्त्र पर लाएंगे, ऐसे ही हम पर्यावरण पर लाएंगे। यानी जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे जिससे कि आपका जीएस और जीके का जो पोर्शन है वो बेहतर से तैयार हो जाए। एसएससी सीजीएल बहुत बढ़िया पोस्ट है भाई, हमसे ज़्यादा तो आप लोग सब जानते ही हो। परीक्षा की तारीख भी आ गई है और समय उस हिसाब से कम बचा है, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी रहेगी। इसलिए समय न खराब करके उन वीडियो को देखिए जहाँ से सीखने को ज़्यादा मिले। आप ये मानो यहाँ की भूगोल आपको जो हमने पढ़ाई से 5-6 प्रश्न जो इतिहास के बनेंगे इसी से बनेंगे, और आप थोड़ा बहुत अगर सही से पढ़ लोगे तो आप वो जरूर कर लोगे, इतना कोई कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, जिससे ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। अन्य विषय के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर सारी चीज़ें मिलती रहें। मेरी एनर्जी अभी डाउन नहीं हुई है, ऐसे ही आप लोग इसको 2-3 बार भैया जरूर देखिएगा। 3 बार अगर आप देख लोगे तो इतिहास आपका पूरा यहीं से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। पढ़ाई बस अच्छे से करो, बेस्ट विशेष।